हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इंग्लिश में बोल लूं तो पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अपन बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये वन शॉट लेक्चर अपना होने वाला है, 35 से 40 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो भैया, उपापचयी जो है ना, उपापचयी जितनी भी क्रियाएं होंगी उनसे और अत्यधिक अंतःग्रहण से, ठीक है, अत्यधिक अंतःग्रहण किया या फिर जो उपापचयी जो क्रियाएं हुई हैं उनसे क्या होगा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर, Na+, K+, Cl- फॉस्फेट, सल्फेट आदि का क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा। ठीक है, मतलब शरीर के अंदर क्या हो रही है? उपापचयी क्रिया हो रही है। ठीक है, या फिर आप बोल दो कि क्या अंतःग्रहण, ठीक है, अत्यधिक अंतःग्रहण कर लिया, उससे क्या होगा? ये जो सारे मैंने आपको बताया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे क्या है? शरीर के अंदर जमा होने लग जाते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? अपन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला है? निष्कासन बोला। क्या बोला है? निष्कासन। मतलब ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है ये जो सारे मैंने आपको बताया, ये अमोनिया, यूरिया, CO2, ठीक है, और कुछ वाटर, ये सारे क्या उत्सर्जी पदार्थ है और इनको अपन को बाहर निकालना है। तो देख लेते हैं अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अलग अलग प्रोसेस है। तो पहले होता है अमोनोटेलिक, कुछ होते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक हिंदी में बताऊं तो अमोनिया उत्सर्जी, वो जीव जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, उनको क्या बोल दिया? अमोनिया उत्सर्जी बोल दिया, इंग्लिश में अमोनोटेलिक बोल दिया। तो भैया सीधी सी बात क्या है कि ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और रिक्वायर मोर वाटर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रख लो कि अमोनिया जो है, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ये बात आप ध्यान में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो कि भैया अमोनिया जो है उसको बाहर निकालने के लिए पानी जो है वो ज्यादा चाहिए। अब पानी किसके पास ज्यादा है? जो जीव वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनके पास तो पानी बहुत ज्यादा है, तो उनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अमोनिया जो है वो कौन होते हैं? जो अमोनोटेलिक है वो कौन होते हैं? अमोनिया उत्सर्जी कौन होते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं वो जीव वाले क्या होते हैं? अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या है? एक्वेटिक एम्फीबियंस। ठीक है, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है वो इसका एग्जांपल आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, अमोनिया उत्सर्जी होंगे। और एक्वेटिक जो इंसेक्ट है, ठीक है, एक्वेटिक जो इंसेक्ट है वो भी अमोनिया उत्सर्ज करते हैं। ठीक है, और क्या है? बोनी फिशेस भी कहां है? फिशेस पानी के अंदर ही है, तो ये भी क्या है? अमोनिया निकालती है। ठीक है, अब बात करें किसकी? यूरियोटेलिक हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? यूरिया उत्सर्जी। जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उनको क्या बोल दिया? यूरिया उत्सर्जी बोल दिया। तो क्या है? एक्सक्रीट यूरिया क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, रिक्वायर लेस वाटर देन अमोनिया। पानी की जरूरत तो है लेकिन अमोनिया से थोड़ी कम है। अमोनिया को निकालने के लिए तो पानी भरपूर मात्रा के अंदर चाहिए, यूरिया को निकालने के लिए पानी तो चाहिए लेकिन अमोनिया से कम चाहिए। तो अमोनिया से कम चाहिए, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ममल्स। ठीक है, ममल्स जो जितने भी स्तनधारी हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? यूरियोटेलिक के अंदर आ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कौन से? ये वहां पर तो पानी वाले एम्फीबियंस है, ये कौन से? टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन पर भी रह सकते हैं ये वाले एम्फीबियंस। ठीक है, मराइन फिशेस। अब आप बोलोगे भैया मछलियां तो पानी के अंदर ही है। मैंने बोला मराइन फिशेस मतलब समुद्री जो मछलियां, जो मतलब नमकीन पानी के अंदर रहती हैं वो वाली मछलियां। तो भैया उन जो मछलियां उनके चारों तरफ तो नमक का पानी है, तो उनके लिए जो पानी है, जो एक तरह से नमक का जो पानी है वो पानी नहीं है। ठीक है, तो उसको मतलब पी थोड़ा सकती है, तो उसके लिए क्या है? पानी जो है वो कम ही है उनके लिए भी, वो जो सोल्टी वाटर के अंदर है। ठीक है, अब बात करें यूरिकोटेलिक की। किसकी बात करें? यूरिकोटेलिक मतलब जो यूरिक एसिड निकालेंगी। ठीक है, जो यूरिक अम्ल जो उत्सर्जी हैं वो क्या होंगे? क्या निकालेंगे? यूरिक अम्ल को निकालेंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। तो एक्सक्रीट यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। रिक्वायर लेस वाटर, इनको सबसे कम पानी चाहिए, यूरिक एसिड को निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल क्या है? रेप्टाइल्स तो आप सबको पता है, रेगिस्तान में रह लिए, ठीक है, जमीन पर रगड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? रेप्टाइल्स जो है इनके पास पानी कमी है, इसलिए पानी को बचाना है, इसलिए कम पानी की आवश्यकता होती है यूरिक एसिड को निकालने में। ठीक है, बर्ड्स हो गए आपके, इंसेक्ट हैं, स्नेल्स हैं, ये सारे क्या है? यूरिक एसिड उत्सर्जी हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी हैं। अब बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र की।
किसकी बात करेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र की। इंग्लिश में बोलूं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। अब आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र ध्यान से देखो, इसके अंदर ये क्या है? ये क्या है? किडनी है। ये क्या है? किडनी है। किडनी कितनी होती है? सबको पता है, 2 किडनी होती है अपने अंदर। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। यहां तक बात क्लियर है। अब किडनी से ये क्या निकल रहा है? किडनी से निकल रही है मूत्रवाहिनी। क्या निकल रही है? मूत्रवाहिनी। ध्यान से डायग्राम को ध्यान से देखो, किडनी है, 2 किडनी होती है और दोनों किडनी से क्या निकल रही है? मूत्रवाहिनी निकल रही है। अब जो मूत्रवाहिनी कितनी होंगी? ये मूत्रवाहिनी भी कितनी होंगी? 2 होंगी। मूत्रवाहिनी दोनों कहां पर आ रही है? एक टैंक के अंदर आ रही है। एक ये जो गुब्बारा सा है इसके अंदर दोनों मूत्रवाहिनी अगर खुल रही है, ये देखो, एक ही मूत्रवाहिनी ये है, एक ही मूत्रवाहिनी ये है। मूत्रवाहिनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का आकर कहां आ रही है? एक गुब्बारे के अंदर आ रही है। इस गुब्बारे को क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लेडर। हिंदी में बोलूं तो मूत्राशय। क्या बोलेंगे? मूत्राशय। मूत्राशय के अंदर आकर दोनों खुल जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे आपको क्या दिख रहा है? मूत्र मार्ग। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा, ठीक है। क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा। ये जो है ये मेन कंपोनेंट है, ये मेन चीज है कि ये जो है मुख्य जो चीज है ये है किसकी? किसकी? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, मानव उत्सर्जन तंत्र की। तो भैया किडनी प्लस यूरिटर प्लस यूरिनरी ब्लेडर प्लस यूरिथ्रा। किडनी होगी, यूरेटर क्या है? मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लेडर क्या है? मूत्राशय, और यूरेथ्रा क्या है? क्या है? मूत्र मार्ग। ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं? ये जो चीजें हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भैया। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, ये आपको दिख रही होगी, आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे भी मैं आपको ये बताऊंगा, तो फिर आगे ही पढ़ते हैं इस चीज को, है ना। आगे जो आगे डायग्राम आएगा उसी के अंदर इसको देखते हैं फिर, ठीक है। ये वाला देख लो आप, ये वाला आप देख लो कि भैया ये क्या है? रीनल आर्टरी। ये क्या है? रीनल आर्टरी है। रीनल का मतलब क्या है? किडनी के लिए वर्ड आता है रीनल। किडनी के लिए क्या वर्ड यूज होता है? रीनल वर्ड यूज होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में देखोगे इसको तो आपको ज्यादा आसान रहेगा हिंदी से, ठीक है। तो आपको जो किडनी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या था? रीनल, ठीक है। अब ये आर्टरी है, आर्टरी का मैंने आपको बताया था, आर्टरी का मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट से दूर जाती है, हार्ट से दूर जाती है और अंगों की तरफ आती है, हार्ट से तो दूर जाएगी और अंगों की तरफ आएगी, वो आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये जो आर्टरी है ये कहां से आ रही है? ये दिल से तो आ रही है किडनी के पास में, इसलिए इसको क्या बोल दिया? रीनल आर्टरी बोल दिया, ठीक है। ये वाला क्या है? ये क्या है? वेन है। ये क्या है? वेन है। अब ये ब्लड जो है, ये आर्टरी आ रही है तो ब्लड यहां से जाएगा भी, आएगा तो फिर जाएगा भी, वापस तो जाना पड़ेगा ब्लड को। तो ये जो है ये क्या? इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इससे पहले किडनी की कुछ बातें कर लेते हैं, किडनी के लिए कुछ बातें कर लेते हैं। तो किडनी जो है उसकी आकृति कैसी होती है? किडनी की आकृति कैसी होती है? किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी देख लो भैया। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वर्क, ठीक है। तो इसको किडनी अपन सबको पता होता है किडनी क्या होता है, ठीक है। तो किडनी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आकृति कैसी होती है? कि इसकी आकृति होती है सेम के बीज जैसी, सेम के बीज जैसी इसकी आकृति होती है, बीन शेप का होता है ये, ठीक है। कलर कैसा है इसका? भूरे लाल रंग का, ठीक है। ये कैसी होती है किडनी? कलर का, किडनी का कलर कैसा होता है? भूरे लाल रंग का कलर होता है इसका, मतलब रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन कहां होती है? ये होती कहां है? लोकेशन क्या है इसकी? तो उदर गुहा के अंदर है। कहां पर है? उदर गुहा के अंदर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि भैया आपने बोल दिया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, लेकिन हमें तो लोकेशन इसकी लेवल के हिसाब से बताओ कि कौन से लेवल पर है, कौन से लेवल पर है। तो आपको क्या बताना है? लेवल पूछ ले तो आपको बताना है अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका, ठीक है। अंतिम वक्षीय, ठीक है, अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के बीच में आपकी जो किडनी है वो होती है। इंग्लिश में बताऊं तो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में आपकी किडनी जो है वो होती है। अब लास्ट थोरेसिक कौन सी है? लास्ट थोरेसिक कौन सी है? एनसीईआरटी के अंदर इतना लिख के छोड़ दिया, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अगर आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में क्या दे देगा? ऐसे टी, ठीक है, L5 ये आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना है उसके लिए? क्या है लास्ट थोरेसिक कौन सी है? T12 और थर्ड नंबर L3। तो T12 और L3 के बीच में आपकी किडनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट थोरेसिक कौन सी होती है? T12 जो है वो लास्ट है और थर्ड नंबर L3 है, ठीक है। अब बात करें इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है जी? लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। किसकी? किडनी की 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। विड्थ की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ भी होती है, ठीक है, मतलब चौड़ाई। विड्थ क्या? चौड़ाई। थिकनेस क्या होती है? मोटाई कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। और वेट की बात करें, एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन की बात करें, उसके अंदर जो वेट है वो कितना होता है? 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है एक किडनी का, ठीक है। अब बात करेंगे ये किडनी की शक्ल देख लो, ये किडनी आपकी ऐसी होती है, ठीक है।
अब ये आप देखो, ये किडनी यहां तक ऐसे है, ये किडनी देखो यहां तक ऐसे है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर दरवाजा है ना, देखो यहां से भी बंद है, यहां से भी बंद है, यहां से भी बंद है, लेकिन यहां पर एक गेट बना हुआ है, यहां पर गेट बना हुआ, जिस पर देखो ये आर्टरी भी अंदर घुस रही है, यहाँ से इस गेट से वेन भी अंदर घुस रही है, ठीक है, और रीनल भी तो पेल्विस है वो भी अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, गेट है। इस गेट को क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। किडनी क्या है आपकी, कुछ ऐसी सी दिखती है, कुछ ऐसी सी दिखती है, ये क्या है, यहां पर गेट है, तो उस गेट को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब जितना भी माल मटेरियल जाएगा वो हाइलम से जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन क्या जाएगा वो देख लेंगे। तो देखो यहां पर क्या है, हाइलम है, यहां पर क्या है, ये हाइलम है। हाइलम से जैसे ही मैं थोड़ा आगे चलूंगा तो एक फनल शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा, एक फनल शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर का जो भाग है, इसको क्या बोल दिया, रीनल पेल्विस बोल दिया। जो आपको येलो कलर के अंदर दिख रहा है ये भाग, इसको क्या बोल दिया, रीनल पेल्विस बोल दिया, ठीक है। अब रीनल पेल्विस से जैसे आगे चलूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को दिखेगा केलिक्स। क्या दिखेंगे, केलिक्स। ये देखो यहां पर क्या है, केलिक्स। केलिक्स क्या है, ये केलिक्स है। किसके हैं, केलिक्स। पहले क्या आएगा, हाइलम। हाइलम के अंदर जैसे ही मैं घुसूंगा दरवाजे के अंदर, मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, एक फनल शेप, ठीक है, मतलब कीप के आकार का। कीप के आकार का क्या दिखेगा मुझे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर सा दिखेगा, एक जगह से दिखेगी, खाली जगह दिखेगी, कीप की आकृति की। उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरे को क्या दिखा, मेरे को केलिक्स दिखे। क्या दिखे, केलिक्स दिखे मेरे को, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मेडुलरी पिरामिड बने हुए हैं। ये देखो मेडुलरी पिरामिड बने हुए हैं, केलिक्स के अंदर ये घुसे हुए हैं, और ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। अब दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक जगह है, उसको क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। मेडुलरी, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच के अंदर क्या है, एक जगह है, उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो, ये तो अंदर का भाग होया, यहां पर क्या है आपका रीनल पेल्विस है, फिर क्या आएगा, केलिक्स आ गया, फिर ये जो है ये मेडुलरी पिरामिड आ गए सारे, ठीक है। अब यहां पर ये जो भाग बच गया इसको क्या बोलते हैं, बाहर का जो भाग है उसको क्या बोल दिया, कोर्टेक्स बोल दिया। क्या बोल दिया, मैं जैसे ही मेडुलरी जो पिरामिड थे उनसे जैसे ही मैं आगे गया थोड़ा सा तो मुझे क्या दिखा कि ये खाली जगह है, उसको क्या बोल दिया, कोर्टेक्स बोल दिया। ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोला है, कोर्टेक्स बोला गया है, ठीक है जी। अब जो आपकी जो किडनी है, आपकी जो किडनी है वो ढकी हुई होती है, वो ढकी हुई होती है, किससे ढकी हुई होती है, एक हार्ड कवरिंग से ढकी हुई होती है, उसको क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल बोलेंगे। रीनल किसके लिए शब्द आता है, किडनी के लिए शब्द रीनल यूज करते हैं, और कैप्सूल क्या है, कोई भी ठोस जो आवरण है उसको क्या बोल दिया, कैप्सूल बोल दिया, ठीक है। तो ये दोनों जो किडनी आपके अंदर, उसके अंदर यही सिस्टम देखने के लिए मिलता है। फिर आगे बात करेंगे इसकी नेफ्रॉन की। किसकी बात करेंगे, नेफ्रॉन की बात करेंगे। हिंदी में बोलूं तो वर्काणु की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, 1 मिलियन होते हैं, ठीक है। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होंगे, 1 मिलियन होंगे। तो आप सबको पता है, यूट्यूब का जमाना, सब जानते हो 1 मिलियन का कितना होता है, तो 10 लाख, क्या कितने, देख 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, एक किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन मतलब 10 लाख वर्काणु होते हैं, ठीक है। अब ये वर्काणु क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट होती हैं, क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होते हैं। अब ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये किसका डायग्राम है, आपके नेफ्रॉन का डायग्राम है। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए थोड़ा सा आसान करके बनाया गया, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा, किसका है, नेफ्रॉन का चित्र है। इसके अंदर ध्यान से देखो, शुरू से चलेंगे अपन, और ध्यान से सुनना, किधर इधर मत देखो, इधर मेरी तरफ देख लो 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट नहीं, ये जो लेक्चर चल रहा है उसके दिन, ठीक है। ये क्या आ रहा है, एक क्या आ रही है, आर्टरी आ रही है। क्या आ रही है, एक आर्टरी आ रही है, ठीक है, एक आर्टरी आ रही है। इसको क्या बोलेंगे, अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलेंगे जी, अफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे, ठीक है। आ रही है, ठीक है, आ रही है, कोई चीज आ रही है, A4 आ रही है, A4 क्या होगी, अफरेंट आर्ट्रियोल हो गई। नाम याद रहेगा, आ रही है मतलब अफरेंट आर्ट्रियोल। A4 आ रही है, A4 अफरेंट आर्ट्रियोल। इसको क्या बोल दिया, अफरेंट आर्ट्रियोल, जो आ रही है। अब ये जो है ना, ये जो है किसका पार्ट है, नेफ्रॉन है। ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर बना रखा है ना, ये क्या है, नेफ्रॉन है। ये क्या है, नेफ्रॉन है। तो ये जो ऐसे कप शेप का ऐसे बना रखा है ना, ये कप शेप का ऐसे देखो, कप जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है ना मैंने, देखो ये देखो ब्लू कलर के अंदर देखो, ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये जो ऊपर देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ऐसे, ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है। क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है। ये अफरेंट आर्ट्रियोल आई और अंदर आकर इस बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर आकर ऐसे जो खाली जगह थी वो आर्टरी आकर यहां पर एक गुच्छा सा बना लेगी। अंदर क्या बना लेगी, गुच्छा सा बना लेगी। ऐसे ये स्ट्रक्चर था, ऐसे कप शेप का स्ट्रक्चर था, इसके अंदर आई, इस खाली जगह के अंदर आई, और उसने क्या किया, वो बड़ा सा गुच्छा सा बना लिया, अंदर उलझ गई वो, ठीक है। और उलझ कर
यहां पर तो ये उलझ गई, फिर यहां से जो बाहर निकली, यहां से जो बाहर निकली आर्टरी उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ए फॉर आ रही है तो इफरेंट आर्टरियोल, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट होता है, ई फॉर एग्जिट, तो यहां से एग्जिट ले रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलेंगे, इफरेंट। तो अफरेंट और इफरेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करें ग्लोमेरुलस क्या होता है। ये अंदर मैंने आपको बताया गुच्छा सा बना है, ये अंदर जो गुच्छा सा बना है, अंदर इसके जो गुच्छा सा बना है आर्टरी का, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। तो अब तक जो टर्म बताई वो सारी आपको पता होनी चाहिए। अफरेंट मतलब आ रही है, इफरेंट मतलब निकल रही है, एग्जिट ले रही है, ठीक है। ये कप शेप का स्ट्रक्चर है, जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो आर्टरी ने गुच्छा सा बनाया है उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब जो है बोमेंस कैप्सूल के बाद में आपकी जो नेफ्रॉन है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा एक स्ट्रक्चर आता है, टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर आता है, उसको क्या बोलेंगे, पीसीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीसीटी बोलेंगे। इंग्लिश में बोलूं, इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो बोलेंगे इसको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो पीसीटी आप याद रखना यार, है ना, ठीक है। हिंदी वाले नाम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, जैसे ही पीसीटी से आगे चलेंगे तो एक देखो ऐसे स्ट्रक्चर जाएगा नीचे तरफ, ठीक है। एक नीचे की तरफ देखो ऐसे जा रहा है, फिर वैसे आ रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे जी, लूप ऑफ हेनले। और अब ये लूप ऑफ हेनले जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहां पर ये, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले क्या है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला है, लूप ऑफ हेनले कहा गया है, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले को एनसीईआरटी में एक चीज लिख रखी है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। क्या लिखा रखा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लड़कियां जो बालों में पिन लगाती हैं, लड़कियां जो बालों में पिन लगाती हैं, ठीक है। ऐसी तो पिन होती है ना, वो ऐसी पिन होती है ना, ठीक है, जो पिन लगाती हैं लड़कियां, ठीक है। तो वैसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वैसा सा ही तो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या है, लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। उसके बाद में लूप ऑफ हेनले के बाद में क्या है, डीसीटी आता है। उसके बाद में ये कलेक्टिंग ट्यूब होती है, इसके अंदर ये जाकर कनेक्ट हो जाता है, नेफ्रॉन कनेक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी आता है, फिर लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी, और उसके बाद में कलेक्टिंग ट्यूब आ जाती है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की शक्ल देख ली। अब नेफ्रॉन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। एक होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, जो जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगा ना, जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा होगा वो क्या होगा, कोर्टिकल नेफ्रॉन होगा, वो क्या होगा, कोर्टिकल नेफ्रॉन होगा। और भैया जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा, जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चला कि ये कैसे होगा, इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं कैसे पढ़ा है। ये देखो यहां पर क्या है, लूप ऑफ हेनले जो है ना, यहां पर आपका क्या है, यहां पर क्या है आपका, यहां पर क्या है आपका नेफ्रॉन होता है, यहां पर क्या है आपका नेफ्रॉन होता है। तो जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा होगा वो इस कोर्टेक्स के अंदर ही रह जाएगा, वो इस कोर्टेक्स के अंदर ही रह जाएगा। और जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा ना, जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा तो वो ऐसे 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 अंदर की तरफ जाएगा, अंदर तक धस जाएगा, वो अंदर की तरफ धस जाएगा, तो वो मेडुला पार्ट के अंदर भी चला जाएगा, इसलिए उसको क्या गया है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा गया है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसकी यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की बात करेंगे, ठीक है। मूत्र निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मूत्र बनाने के लिए, मूत्र निर्माण के लिए, यूरिन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। हिंदी में बात करूं सब समझ गए होंगे आप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन करेंगे। हिंदी में बोलूं तो परानिशंदन, क्या बोलते हैं, परानिशंदन, ठीक है, परानिशंदन, ठीक है। तो ये जो होता है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ध्यान से देखो, ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये जो आ रही है ना, ये अंदर जो आ रही है आर्टरी आ रही है, ये वाली, ठीक है। आर्टरी के अंदर क्या, ब्लड जो है आर्टरी के अंदर ही तो आएगा, ब्लड जो है वो आर्टरी के अंदर ही तो आएगा। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है, आर्टरी, ठीक है। और फिर क्या, ये बोमन कैप्सूल की जो ये है ना, ये जो है ये लेयर आ गई, और इनके बीच में एक बेसमेंट आर्टरी है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके बाद में क्या है आपकी, उसके बाद में क्या है, बोमेन कैप्सूल की लेयर है। तो ये तीन जो लेयर है इनके बीच से क्या है, ब्लड जो है वो फिल्टर होकर आएगा, ब्लड जो फिल्टर होकर आएगा, ठीक है। अब वही क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसी से क्या है, मूत्र बनेगा। अब ये देखना,
ठीक है। ये क्या है आपकी आर्टरी, ये क्या है आर्टरी, यहां पर ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये क्या है इपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल की क्या है इपिथीलियम है। तो इन तीनों में से क्या होगी आपकी फिल्ट्रेशन होगी। तो ये जो है ये ब्लड वेसल क्या है एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल क्या है एंडोथीलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ब्लड जा रहा है, इसके अंदर क्या है ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या फिल्टर होगा, यहां से फिल्टर क्या होगा, यहां से फिल्टर होगा आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये फिल्टर नहीं होती हैं, ये नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन फिल्टर होता है, प्लाज्मा फिल्टर होता है, ठीक है। कौन फिल्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो फिल्टर नहीं होती हैं बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है प्लाज्मा फिल्टर होता है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब प्लाज्मा में भी क्या बोल रखा है, प्लाज्मा में भी क्या बोल रखा है कि भैया प्रोटीन जो है ना प्लाज्मा के अंदर वो कभी भी फिल्टर नहीं होंगी, वो कभी भी फिल्टर, वो कभी भी यूरिन के अंदर नहीं जाएंगी, ठीक है। प्लाज्मा ही सिर्फ जाता है, प्लाज्मा ही जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारी ब्लड के अंदर जितना भी मटेरियल होता है कुछ भी नहीं जाता फिल्ट्रेशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा प्लाज्मा जाएगा। और प्लाज्मा में भी प्रोटीन नहीं जाती है, प्रोटीन नहीं जाती है, ठीक है। अब ये जो है ना इपिथीलियम, ये देखो यहां पर ये जो है ना, ये देखो ये यहां पर जो पोडोसाइट प्रेजेंट है, इसके अंदर जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं पोडोसाइट बोलते हैं। इपिथीलियम के अंदर जो सेल है इनके अंदर बोलते हैं पोडोसाइट बोलते हैं। तो ये एक पोडोसाइट, ये दूसरी पोडोसाइट, ये तीसरी, इनके बीच में ये देखो यहां पर देखो जगह सी है ना, यहां पर ये जगह है, इसको क्या बोलेंगे स्लिट या फिर पोर बोलेंगे। छोटी छोटी जगह है, छोटे छोटे छिद्र है, इनसे क्या निकलेगी आपका प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होकर आएगा। तो एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी, तो इनमें से निकलेगा। इसलिए प्रोटीन प्रोटीन कुछ नहीं आती, सिर्फ प्लाज्मा था, प्लाज्मा से प्रोटीन निकल कर आती है, ठीक है। अब वो यहां पर फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब एक है रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो अपना आपने हार्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा, अपन ने जो ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि भैया 1 मिनट के अंदर अपना जो ब्लड है वो, अपना जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है 5 लीटर, कितना 5 लीटर ब्लड क्या करता है पंप करता है 1 मिनट के अंदर। तो यहां पर जो है ना किडनी के पास कितना पहुंच रहा है 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो किसके पास पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है। हार्ट ने 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर कितना क्या किया पंप किया, उसमें से किडनी के हिस्से में कितना आया 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो किसके हिस्से में आया, किडनी के हिस्से में आया, ठीक है। अब यहां पर फिल्ट्रेशन कितना होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है यहां पर जो फिल्टर बनता है वो कितना होगा, ऐसा करो ना 1100 से 1200 ml आया वो सारा फिल्टर हो जाएगा ना, ना उसके अंदर तो आपका रेड ब्लड भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और आपकी प्लेटलेट्स भी है, प्रोटीन भी है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा आएगा। और प्लाज्मा में भी कितना आएगा 125 ml, कितना 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंग्लिश में इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं जीएफआर, क्या बोलते हैं जीएफआर बोलते हैं, ठीक है। ये जीएफआर कितनी होती है 125 ml, मतलब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर यहां पर फिल्ट्रेशन कितना होता है 125 ml निकलता है फिल्टर होकर। 1 मिनट के अंदर 125 ml जो है वो फिल्टर होकर निकलता है। तो आप बोलोगे कि भैया पूरे दिन में कितना फिल्टर होता है, पूरे दिन में कितना फिल्टर होता है, 1 मिनट के अंदर 125 ml है तो पूरे दिन में होगा आपका 180 लीटर जो है वो 1 दिन के अंदर पूरा फिल्टर होता है। अब आप बोलोगे कि भैया अगर ऐसा है, ऐसी बात है तो हम तो पूरे दिन क्या है यूरिन के लिए ही खड़े रहेंगे, यूरिन के लिए ही मतलब टॉयलेट के अंदर ही रहेंगे, फिर हम तो काम क्यों करेंगे, 180 लीटर थोड़ा ना निकालते हैं। तो भैया इसके लिए क्या होता है, ये फिल्टर तो इतना हो गया लेकिन वापस इसको पुनः अवशोषण भी कर लिया जाता है, इसको वापस रीअब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है, इसको वापस रीअब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है। तो रीअब्सॉर्ब कैसे होता है, वापस इसको अवशोषण कर लिया जाता है क्योंकि इतना पानी बाहर निकाले तो शरीर के अंदर पानी कहां बचेगा, ठीक है। तो देखो पीसीटी है, पीसीटी है किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। पहला पार्ट क्या है नेफ्रॉन का, पहले बोमेन कैप्सूल आ गया, बोमेन कैप्सूल के अंदर अपन ने क्या किया उसको फिल्ट्रेशन कर लिया, उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर लिया। अब बोमेन कैप्सूल से जैसे आगे चलेंगे तो पीसीटी है, पीसीटी के अंदर क्या होगा इसका पुनः अवशोषण होगा। क्या होगा मैक्सिमम जो रीअब्सॉर्प्शन है ना, सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण जो है, ज्यादा से ज्यादा जो पुनः अवशोषण है वो कहां हो जाता है पीसीटी के अंदर ही हो जाता है। तो आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर कि भैया मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है, तो आंसर पीसीटी जाएगा। कितना होता है 70 से 80%, 70 से 80% जो है वो कहां पर हो जाता है पीसीटी के अंदर। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर है वो पीसीटी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिवली कौन कौन रीअब्सॉर्ब होता है, Na+ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हैं आपके वो क्या होते हैं एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली क्या होता है रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। और जो पैसिवली कौन होते हैं, यूरिया जो है वो पैसिवली होती है रीअब्सॉर्ब। अब बात करें लूप ऑफ हेनले जो है वो क्या करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है रीअब्सॉर्ब करता है। और इसमें आपको पूछ ले कि भैया सबसे मैक्सिमम, मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कहां होगा, पीसीटी के अंदर होगा। तो आप बोलोगे भैया सबसे कम रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है, तो वो बता देता हूं आपको। सबसे कम मिनिमम जो
रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है कहां पर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले में भी एक तो डिसेंडिंग है एक असेंडिंग है, तो असेंडिंग वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। अब बात करें डीसीटी, डीसीटी के अंदर क्या है, Na+ वाटर और HCO3, ये सारे कहां होते हैं, डीसीटी के अंदर, ठीक है। अब बात करें कलेक्टिंग ट्यूब की, तो कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर वाटर और साल्ट्स का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर बात करें इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर लेते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर लेते हैं। अब कुछ चीजें सिक्रीट भी करनी पड़ेंगी। तो पीसीटी जो है वो क्या सिक्रीट करता है, H+K+NH3, H+K+ और NH3, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का इतना कुछ खास नहीं दे रखा, ठीक है। डीसीटी की बात करें, डीसीटी की बात करें तो H+K+NH3, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट H+ और K+, ध्यान में याद रखना कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ H+ और K+ करता है, बाकी H+K+NH3 करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसकी जो सबसे ज्यादा आपको हार्ड लगता है उसकी बात कर लेते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। किसकी, काउंटर करंट मैकेनिज्म की बातें कर लेते हैं। तो भैया काउंटर करंट मैकेनिज्म कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको सुन लेना। मैं कलर इसका चेंज कर लूं ताकि इसमें दिखे आपको, ये वाला ठीक रहेगा, ओके, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, पहले तो इसका नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिधारा क्रियाविधि, ठीक है। इसका ये नाम क्यों है तो ये समझ लो। देखो ये अपना क्या है, नेफ्रॉन है, ये क्या है अपना, नेफ्रॉन है, क्या है अपना, नेफ्रॉन है। ये तो आपको पता लग गया, ये चित्र तो आपको। अब देखो नीचे वाला क्या है सिस्टम है वो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको डायग्राम के अंदर ये दिखाया भी था आपको, ठीक है। ये जो है ना, ये जो इफरेंट जो आर्टरियोल आ रही है ना, ये जो है ये चारों तरफ घूमकर, देखो इसको मैं थोड़ा मिटा के दिखा दूं आपको डायग्राम को अच्छे से। ये देखो, ये देखो, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है यहां से निकली थी, ये जो है ये नेफ्रॉन के चारों तरफ, ये नेफ्रॉन के ऐसे ऐसे उलझी हुई रहती है, नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई रहती है। इसी को क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वासा रेक्टा। जो लूप ऑफ हेनले के आसपास होती है उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा इसको कहा जाता है, ठीक है। अब अपन अपने काउंटर करंट मैकेनिज्म पर चलेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, अपना नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन है। और नीचे ये जो है लाल कलर के अंदर मैंने दिखा रखी है आपको, ये क्या है, वासा रेक्टा है, क्या है, वासा रेक्टा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो फिल्टर होकर वो जा रहा है, जो सामान जो फिल्टर हुआ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर से जो ब्लड है वो देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है, इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मतलब देखो आ कैसे रहा, देखो यहाँ पर 300 है फिर 400 है, ठीक है, ऐसे देखो मैंने डायरेक्शन बता रखी है, इधर से आ रहा है, दोनों आपस में उल्टे जा रहे हैं, दोनों आपस में उल्टे जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, काउंटर करंट कहा गया है, काउंटर करंट कहा गया है, ठीक है। कोई सामने से मतलब आप किसी को कुछ बोलो और वो आपको सामने से जवाब दे दे कि आपको काउंटर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अपने को काउंटर करने लगा, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या है, दोनों आपस में अलग अलग जा रहे हैं ना, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा गया है। अब इसके अंदर होता क्या है वो देख लो पहले, ठीक है। वो क्या होता है इसके अंदर, ये चलता क्या सिस्टम है, ठीक है, वो देखो, ठीक है, वो देख लो, ठीक है। आप सबको पता है कि कोई भी चीज जो है वो क्या जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करती है। क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने की कोशिश करती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर देखो 300, यहां पर 300 क्या लिखा है, या मतलब यहां पर सोल्यूट्स जो है, यहां पर जो सोल्यूट्स हैं वो क्या है, कम है। यहां पर सोल्यूट्स जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। सोल्यूट जो है वो कम है, मतलब पानी की मात्रा यहां पर क्या है, ज्यादा है। पानी की मात्रा क्या है, यहां पर ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है। मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है, पीसीटी के अंदर। कहां होता है, पीसीटी के अंदर। तो मतलब पानी जो है मैक्सिमम कहां अवशोषण होता है उसका, पानी को जैसे ज्यादा अवशोषित कहां किया जाता है, पीसीटी के अंदर किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, पानी बाहर निकलने लग गया, पानी जो है उसका अवशोषण होने लग गया। जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा, जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगी, कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। तो यहां पर देखो पहले 300 थी, फिर 400 हो गई, फिर 600, फिर 800, ऐसे होने लग गई। क्यों होने लग गई, मैंने अभी आपको बताया रीअब्जॉर्प्शन के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि भैया पानी जो है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो पानी जो है वो बाहर निकलेगा, पानी जो है वो इस नेफ्रॉन से अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि उसको अवशोषित करना, उसको अवशोषण करना है, वरना सारा पानी निकाल देंगे तो शरीर का पानी चला जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। अवशोषण कर लिया, यहां से पानी जो है वो अंदर की तरफ निकलने लग गया। जैसे पानी अंदर की निकलेगा, जो अंदर यूरिन है, नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट होने लग जाएगा, कंसंट्रेट होने लग जाएगा। यहां पर देखो 800 आ गया, फिर 1000 आ गया, 1200 आ गया, ठीक है।
ऐसे कंसंट्रेशन उसकी बढ़ने लग गई। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो आपकी जो ब्लड वेसल है, अब ये पानी जो है ना अंदर अपन ने अवशोषण तो कर लिया, लेकिन पानी को भेजना कहां है अपन को? ब्लड के अंदर वापस भेजना पड़ेगा। ब्लड के अंदर कोई नया पानी थोड़ा ना बनेगा, उसको मतलब इतना सारा पानी आया है, 180 लीटर आ रहा है पूरे दिन के अंदर, तो उसको वापस खून के अंदर भेजना तो पड़ेगा ना, वरना वो पानी रहेगा कहां पर? तो इसको अपन क्या डालना पड़ेगा? वापस इस ब्लड वेसल के अंदर इसको डालेंगे। कैसे डालेंगे वो ध्यान में देखो आप। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या आ गया? 1200 आ गया। क्या आ गया? 1200। मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है? अब यहां पर बहुत ज्यादा हाई हो गई, मतलब पानी जो है यहां पर कम से कम पानी है, यहां पर क्या है? कम से कम पानी जा रहा है। फिर यहां पर क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अपन क्या करेंगे? इसके अंदर कुछ काम की चीजें होंगी, जैसे सोडियम हो गया। ठीक है, तो सोडियम को अपन क्या करेंगे? सोडियम अपने मतलब ऐसा नहीं कि सोडियम अपने खराब चीज है, सोडियम अपने काम का भी है, तो सोडियम क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? उसको खींचेंगे, उसको सोडियम को भी अपन क्या रख लेंगे? बाहर निकालेंगे। यहां से सोडियम को बाहर निकालेंगे। ठीक है, सोडियम को बाहर निकालने लग जाएंगे, जैसे सोडियम को बाहर निकालेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अपने आप कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है? सोल्यूट से जो ज्यादा पानी की तो कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, इसलिए सोल्यूट ज्यादा हो गए। अब सोल्यूट निकाल लेंगे अपन तो जो है मेंटेन होने लग जाएगा, वापस जो है मेंटेन होने लग जाएगा। तो यहां पर जो Na+ जो है मैंने बाहर निकालने लग गया, मैं यहां से बाहर निकाले तो यहां पर क्या आ गया? 300 आ गया। ठीक है, अब इस वासा रेक्टा का मतलब समझ लेते हैं। यहां पर देखो कितनी है? 300 है। यहां पर क्या है? 300 कंसंट्रेशन है, 300 है यहां पर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां से Na+ निकालना स्टार्ट किया, मैंने इस लूप ऑफ हेनले से मैंने जो Na+ है वो निकालना स्टार्ट किया, तो यहां पर जो है कंसंट्रेशन वो बढ़ने लग गई, क्योंकि जो Na+ है वो कहां जाने लग गया? कहां चला गया? इसके अंदर जाने लग गया। अब देखो, अब जैसे ही किसके अंदर जाने लग गया, देखो वापस देखो, यहां से देखो, यहां से मैंने इस लूप ऑफ हेनले से Na+ निकाला और वो इसके अंदर चला गया, ऐसे आप मानो। ठीक है, वो अंदर चला गया, तो इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो यहां पर 300 है, तो यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि सोल्यूट बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगी? कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ने लगी, 600 हो गई, 800 हो गई, फिर 1000 हो गई, फिर यहां पर आ गई मैक्सिमम 1200 हो गई। इतना सारा अपन ने Na+ इसके अंदर ठूस दिया इस ब्लड के अंदर कि बहुत ज्यादा अपनी कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो गई। फिर जैसे ही ब्लड आगे चला तो यहां पर क्या है? पानी तो निकल ही रहा था। यहां पर मैंने क्या कहा था? यहां पर पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो पानी एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? इस ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। तो जो ये 1000 फिर 1200 से आ गई, 1000 आ गई, फिर 800 आ गई, जैसे पानी अंदर आता जाएगा कम होती जाएगी। ठीक है, 400 आ गई, 300 आ गई, ऐसे अपन ने पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं, यहां पर क्या हो रहा है? ये अपने क्या है? ये अपना क्या है? यहां पर क्या है? ये अपना नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर यहां पर क्या पानी की मात्रा क्या है? एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इतना सारा पानी अपन को वेस्ट नहीं करना, इसलिए पानी को अपन अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, यहां पर पानी मैंने एब्जॉर्ब करा लिया, यहां पर कंसंट्रेशन हाई होगी, तो कुछ सोल्यूट भी अपन को चाहिए, कुछ मात्रा के अंदर अपन को Na+ ये भी चाहिए अपन को, तो अपन Na+ को क्या करेंगे? यहां पर निकालने अंदर लेने लग जाएंगे, Na+ को भी अवशोषित करने लग जाएंगे, तो अपनी जो कंसंट्रेशन इसकी कम हो गई। ठीक है, अब जो है आपकी जो ये वासा रेक्टा इसका देख लो, यहां पर 300 है, यहां पर मैंने Na+ निकाले तो वो इस ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे, तो यहां पर कंसंट्रेशन इसकी बढ़ने लग गई, यहां पर बढ़ने लगी, क्योंकि Na+ की मात्रा इसके अंदर बढ़ गई। वहां से तो अपन ने निकाले, लेकिन इसके अंदर डाल दिए अपन ने, तो इसके अंदर बढ़ गई। अब जो है ये जो है यहां पर पानी जो यहां पर अवशोषण हो रहा था पानी का, वो इस ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक चीज और सुन लो, इसके अंदर यहां से जो कलेक्टिंग ट्यूब है, इससे क्या अवशोषण होता है? इससे यूरिया निकलता है। ठीक है, जो आपको पूछ ले यूरिया जो है उसका अवशोषण कहां होता है, तो आपका जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब है, वहां कलेक्टिंग जो डक्ट है वहां पर इसका होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसकी इतनी हवा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो एक बार रिपीट कर लेना, फिर भी आगे आप मेरे को बता सकते हो, टेलीग्राम पर बता देना, वापस इसको कर देंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की बात करें, बाकी क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कुछ छोड़ा है, सारा कुछ क्लियर है, एक बार वापस देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बिल्कुल कुछ नहीं है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं वो देख लो भैया जल्दी से। देखो, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, अगर किसी को मतलब अपने जो बॉडी है उससे अगर जो यूरिन की फॉर्म में अगर जो फ्लूइड है, जो वाटर है, जो वो एक्सेस मात्रा में, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा निकलने लग जाए शरीर से, यूरिन की फॉर्म में अगर बॉडी से जो वाटर है वो ज्यादा निकलने लग जाए, तो अपनी जो बॉडी है वो क्या करेगी? वो क्योंकि पानी को इतना निकालने नहीं देना, पानी को इतना निकालने नहीं दे सकते ना अपन, वरना शरीर के अंदर पानी कमी आ जाएगी, तो उसके लिए क्या करेगी? बॉडी के पास बहुत सारे तरीके हैं, तो क्या करेगी बॉडी? क्या करती है, जैसे ही पानी ज्यादा निकलने लग जाएगा शरीर से, तो ये क्या एक्टिवेट जो है, रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, और जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो वो किसको भेजेंगे? सिग्नल किसको भेजेंगे? हाइपोथैलेमस। किसको सिग्नल भेजेंगे? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकालेगा। क्या निकालेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकालेगा, ADH निकालेगा।
एडीएच निकालेगा, या फिर वेसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडीएच निकलेगा। और जो एडीएच जो है वो क्या कराएगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर, पानी बहुत बाहर निकल रहा था, पानी बाहर निकल रहा था, लेकिन पानी जब बाहर निकल रहा था उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या किया अपन ने, रिसेप्टर्स जो एक्टिव हुए, रिसेप्टर्स ने क्या किया, हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा कि भैया जो है पानी बाहर निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो कुछ किया जाए। तो अब जो हाइपोथैलेमस है उसने क्या किया, उसने निकाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच निकाला। एडीएच क्या करता है, एडीएच जो है वो पानी को रीअब्सॉर्ब करा लेगा, पानी को अवशोषण करा लेगा। पानी का अवशोषण हो गया तो जो पानी जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर बाहर नहीं निकलेगा, पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, और प्रिवेंट डायूरेसिस, जो पानी जो है वो बाहर निकलने से बच जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये होगा। एक दे रखा एनसीईआरटी के अंदर रास मैकेनिज्म, क्या होता है, रास मैकेनिज्म। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और इसका भी हवा काफी बनाते हैं रास मैकेनिज्म का, तो उसको ध्यान से देख लो। फुल फॉर्म क्या है इसकी, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, देखो जीएफआर अगर लो है, किसी का जीएफआर अगर लो है, मतलब जीएफआर क्या है आप सबको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोमेरुलर रीनल फ्लो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीएफआर। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, मतलब जो 125 ml में आपको बताया था ना वो है। ठीक है, अब ब्लड कम आ रहा है, मतलब ब्लड कम आ रहा है तो कम ही फिल्टर होगा। ठीक है, किसी के पास किडनी के पास अगर ब्लड कम आ रहा है, ब्लड की मात्रा कम पहुंच रही है, तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन भी कम होगा। अफरेंट आर्टेरियल में आपको बताया ना, उसके अंदर अगर ब्लड कम आ रहा है 1100 से 1200 ml आना चाहिए, अगर ब्लड कम आ रहा है तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, 125 ml नहीं आएगा। अगर वो 125 ml नहीं आ रहा है, 125 ml जो है वो नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, जीएफआर लो होगा तो क्या होगा, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं, जेजी जो सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और वो क्या रिलीज करेंगी, रेनिन रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करेंगी, रेनिन रिलीज करेंगी। और रेनिन से क्या होगा, एक होता है एंजियोटेंसिन, एक होता है एंजियोटेंसिनोजन, एक होता है एंजियोटेंसिनोजन। अभी एंजियोटेंसिनोजन कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। अब एंजियोटेंसिनोजन जो है, इस पर रेनिन आएगा, इस पर रेनिन आएगा। ये जो रेनिन बना है, जेजी सेल्स ने जो रेनिन बनाया है, ये रेनिन यहां पर आएगा, और इसको एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो सेकंड है ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा क्या, ये क्या है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। क्या कराएगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। मतलब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या है, कि जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं, उनको क्या कराएगा, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, ऐसे ऐसे क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। मतलब ऐसे क्या करेगा, बोलूं उसको, जैसे आप मतलब पाइप, पानी देखा ना, पाइप वाला जो आपकी जो प्लास्टिक वाली पाइप होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं ना। ठीक है, जब दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना, वैसे करेगा ये। जो ब्लड वेसल्स है उनको ऐसे दबाएगा। ठीक है, दबाने का काम, जैसे दबाएगा तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि भैया जीएफआर लो हो रहा है, यहाँ पर जो ब्लड जो आ रहा है, जो किडनी के पास में जो ब्लड आ रहा है वो कम आ रहा है। तो जैसे इसने ब्लड वेसल्स को दबाया तो ब्लड जो है प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। और क्या निकालता है ये, एल्डोस्टेरोन निकालता है। क्या निकालता है, एल्डोस्टेरोन निकालता है। एल्डोस्टेरोन किस काम, क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। Na+ और वाटर का क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन। तो Na+ और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो पानी की मात्रा, क्योंकि पानी की मात्रा कम है, इसीलिए तो जो ब्लड जो है वो कम पहुंच रहा है, ब्लड जो है तभी तो कम पहुंच रहा है। तो पानी की मात्रा जो है उसको, पानी को अगर रीअब्सॉर्ब करा लेंगे, पानी को रीअब्सॉर्ब करा लेंगे, तो जो ब्लड है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है रास मैकेनिज्म का। आगे बात करें फिर मिक्चुरेशन की। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन कहा जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं है भैया, ध्यान से सुन लो। देखिए ये देखिए अपना यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मूत्राशय, ये क्या अपना मूत्राशय है। ठीक है जी, मूत्राशय के नीचे क्या है, ये आपका यूरिथ्रा है। क्या है, यूरिथ्रा है। क्या है, यूरिथ्रा। ठीक है, अब यहां पर देखो दो गेट लगा रखे हैं। क्या है, दो गेट हैं, एक है इंटरनल स्फिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यूरिथ्रा के अंदर क्या है, दो गेट हैं। क्या है, एक है इंटरनल स्फिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। दोनों क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहां पर क्या है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या आया, यूरिन आया। इस जो ब्लैडर है इसके अंदर क्या आया, यूरिन आया, और यूरिन आकर इसके अंदर भर रहा, पानी पिए जा रहे हो, भर रहा है। ठीक है,
अब इसकी कोई लिमिट तो होती है, इस ब्लैडर की लिमिट तो होती है, तो लिमिट जैसे ही इसकी पूरी हो जाएगी, लिमिट जैसे ही इसकी पूरी हो जाएगी तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इसके यहां पर क्या है, इसकी दीवार में क्या है, रिसेप्टर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए, रिसेप्टर क्या क्या करेंगे, रिसेप्टर क्या क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, किसको, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे कि भैया टंकी भर चुकी है, लेकिन ये इंसान जो है ये निकाल नहीं रहा है बाहर, क्या किया जाए। तो इसने कहा कि भैया अब क्या करना है, बाहर तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा हम नहीं सहन कर सकते, तो आप सिग्नल भेजो। तो सीएनएस जो है वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि भैया जो है टंकी भर चुकी है, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा, आपको यूरिन जो है वो रिलीज करना पड़ेगा। तो ये यूरिनरी ब्लैडर की जो है ना, ये वॉल है, जो दीवार है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ही जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये आपके जो बाहर जो गेट लगे हुए हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गेट खुल जाएंगे। कौन सा गेट खुलेगा, जो अंदर वाला गेट है ना वो खुल जाता है, इंटरनल जो स्फिंक्टर है वो खुल जाता है। जो बाहर वाला गेट है ना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये आपके कंट्रोल में होता है, इसको आप चाहो तब खोल सकते हो, लेकिन जो अंदर वाला है ये खुल जाता है, ठीक है। तो अंदर वाला जो है, जैसे ये मसल्स, ये जो आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये अंदर वाला गेट भी खुल जाएगा उसके साथ में, ठीक है। अब आप इसको, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, आप सोचोगे कि भैया ये तो अपने कंट्रोल में है ही, तो इसको अपन रोक लेंगे, लेकिन भैया ऐसे नहीं होता, अंदर वाला गेट खुल जाएगा, तो आप ज्यादा देर नहीं रोक सकते उसको, फिर बाहर वाले गेट को आप ज्यादा देर बंद नहीं कर सकते, वो भी खुल ही जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। अब बात करें यूरिन की, तो यूरिन का कलर देख लो भैया, कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का आपका यूरिन होता है। और पीएच की बात करूं तो पीएच 6.0, ठीक है, तो मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। और एक दिन में कितना यूरिन जो है वो रिलीज होता है, 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन है वो एक दिन में रिलीज होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक दिन के अंदर यूरिया कितना निकालते हैं अपन, यूरिन के साथ में एक दिन के अंदर कितना यूरिया निकाल देते हैं, 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो पर डे एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन के साथ में पर डे अपन एक्सक्रीट करते हैं। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे इसकी डायबिटीज मेलाइटिस, इसके अंदर दो हैं, एक है ग्लाइकोसूरिया और एक है कीटोन यूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया किसके, अगर ग्लूकोज आ रहा है यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा जा रही है तो उसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसूरिया बोल देंगे, और अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आ रही है तो उसको बोल देंगे कीटोन यूरिया बोल देंगे। यहां तक बात क्लियर है। फिर आगे बात करेंगे एक्सक्रीशन अदर देन किडनी के अलावा किस से एक्सक्रीशन हो सकता है, किस से उत्सर्जन जो है वो हो सकता है, तो वो देख लो भैया, लंग्स जो है वो भी उत्सर्जन करते हैं, किसका करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, कितनी निकालते हैं, 1 मिनट के अंदर 200 ml जो आपकी CO2 है उसको बाहर निकाला जाता है, किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। और कुछ अमाउंट में वाटर भी, अपन जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है, बाहर कुछ पानी की जो मात्रा वो भी निकल जाती है। लीवर जो है वो भी उत्सर्जन करता है, किसका, बाइल का, पित्त का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, किसके साथ में, विद डाइजेस्टिव वेस्ट, जो डाइजेस्टिव वेस्ट निकलता है उसके साथ में पित्त जो है, बाइल जो है वो भी बाहर निकलता है, तो वो भी क्या उत्सर्जन है। और क्या, स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना, हमको पसीना आता है, ठीक है, पसीना आता है तो उसके साथ में वाटर, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो पसीना आता है उसमें क्या आता है, पानी होता है, ठीक है, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड होता है पानी की। आप पसीना तो मतलब सबने टेस्ट कर रखा है ना, कोई बताएगा नहीं, लेकिन टेस्ट सबने कर रखा है, तो वो नमकीन होता है थोड़ा, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड की बात करें, स्टेरोल्स, ठीक है, स्टेरोल्स, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स और थ्रू सीबम। सीबम क्या है, बहुत सारे लोगों के जो आपके ब्लैक हेड्स जिनको बोलते हैं ना, आप सब जानते हो ब्लैक हेड्स, मतलब व्हाइट कलर के जो स्किन पर होता है ना, नोज एरिया के आसपास भी वो होते हैं, जिनकी ऑयली थोड़ी स्किन थोड़ी ऑयली होती है ना, तो उसके अंदर जो ब्लैक हेड्स जिनको बोलते हैं, तो वो क्या है, वो भी उसको क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीबम, जो व्हाइट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं, सीबम। तो वो भी क्या है, एक उत्सर्जन का तरीका है, ठीक है। इसके अंदर वैक्सेस निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन निकलता है, ठीक है। आगे बात करेंगे डिसऑर्डर्स, इसके विकार क्या क्या है वो देख लो भैया। पहला क्या है, यूरेमिया। क्या है, यूरेमिया। अगर ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, अगर ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये मत करना भैया कि यूरिन के अंदर यूरिया हो गया, यूरिन के अंदर अगर यूरिया होगा तो उसको यूरेमिया बोलते हैं, ना, ब्लड के अंदर यूरिया हो गया ना, ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो उसको यूरेमिया बोलेंगे। रीनल फेलर क्या है, रीनल फेलर क्या होता है, किडनी फेल हो गई, किडनी फेल
हो गई, तो किडनी फेल हो गई तो उसको पास कैसे किया जा सकता है, चेंज ही करना पड़ेगा उसको, फिर चेंज ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चेंज, ट्रांसप्लांटेशन से ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी फिर किडनी अगर फेल होगी तो, ठीक है। रीनल कैलकुलाई क्या है, रीनल कैलकुलाई क्या है, स्टोन, पथरी जिसके बोलते हैं ना, पथरी, ठीक है। पहले तो मैं सोचता कि पत्थर कैसे आ गया अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्स, ठीक है। सोल्स जो है वो क्रिस्टलाइज क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोन बोला जाता है। तो उसको क्या किसके होते हैं, वो ऑक्जेलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्जेलेट्स, रीनल कैलकुलाई, ठीक है, जो पथरी हो जाती है। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, तो आइटिस वर्ड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इन्फ्लामेशन को मतलब जहां पे आइटिस वर्ड दिख जाए आपको, इन्फ्लामेशन, तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, किडनी के जो ग्लोमेरुलाई है उसको क्या आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस बोल दिया। अब देखो मैंने आपको बताया यूरेमिया, यूरेमिया मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है, यूरिया इन ब्लड, ब्लड के अंदर अगर यूरिया बढ़ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किडनी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, किडनी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तभी तो यूरिया बढ़ा है, तभी तो यूरिया ब्लड के अंदर बढ़ गया, ठीक है। और अगर किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर यूरिया ज्यादा बढ़ गया है मतलब वो किडनी को खराब कर सकता है, किडनी को खराब कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इलाज क्या है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनके अंदर जिनके ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ गया है तो उनके लिए इलाज यही होता है कि जिनकी किडनी सही से काम नहीं कर पाती उनके लिए इलाज है हीमोडायलिसिस। क्या है, हीमोडायलिसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी से उनको कनेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देख लो भैया, उनकी एक आर्टरी ली, उनकी कोई एक आर्टरी ली, उसको क्या किसमें कनेक्ट किया, एक बाहर एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसको क्या बोल दिया, ये क्या है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल किडनी है ये, ठीक है। ये हीमोडायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से एक आर्टरी ली, उसके अंदर क्या लगाया आपने, जो भी ड्रिप लगाई, ठीक है, पाइप लगा दिया, और उससे क्या ब्लड जो है उसको सारे ब्लड को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ब्लड को बाहर निकालने लग गए, ब्लड को बाहर निकाल कर किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर लाने लग गए। देखो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, इसके अंदर ले आए, ठीक है। ब्लड को सीधा सीधा नहीं लेके आएंगे, क्या उसके अंदर लगाएंगे, हिपेरिन उसके अंदर ऐड करेंगे, हिपेरिन उसको अंदर ऐड करेंगे। अगर ऐसे ब्लड को बाहर निकाले तो ब्लड जो बाहर आकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा ब्लड, तो ब्लड जो है वो जम जाएगा, तो उसको जमे ना, जो ब्लड जो है वो जमे ना, इसलिए क्या करते हैं अपन, सूखे ना, ब्लड जो वो सूख ना जाए, इसके लिए उसके अंदर क्या डालते हैं, हिपेरिन डालते हैं, हिपेरिन डालते हैं। और हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, वो थक्का नहीं बनने देता, वो जमने नहीं देता ब्लड को, ठीक है। हिपेरिन जो है वो ब्लड को जमने नहीं देता, इसलिए उसको हिपेरिन डालकर और ब्लड को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालकर किसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर डाला जाता है। अब ये जो ब्लू कलर की जो ट्यूब दिख रही है आपको, ब्लू कलर की जो ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर उस ब्लड को डाल दिया जाता है, इसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, सेलोफेन ट्यूब, क्या बोलेंगे, सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। अब ये जो बाहर जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड। इस डायलाइजिंग जो फ्लूइड है ये कैसा होता है, जैसे प्लाज्मा होता है ना, जैसे प्लाज्मा होता है सेम वैसा ही ये डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, जैसे प्लाज्मा होता है ना वैसा ही ये डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। और इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर एक चीज मिस होती है, क्या होती है, इसके अंदर यूरिया नहीं होता, इसके अंदर यूरिया नहीं होता, ठीक है। बाकी सारी चीजें होती हैं, इसके अंदर सिर्फ यूरिया नहीं होता। अब ब्लड जो है इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर आ गया, इस ट्यूब के अंदर आ गया, बाहर क्या है, ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है, बाहर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर यूरिया की कमी है और अंदर जो ट्यूब के अंदर क्या है, ब्लड है, उसके अंदर यूरिया पहले से ज्यादा हो रखा है, तभी तो अपने ब्लड बाहर रहे हैं ना अपन, क्योंकि यूरिया ब्लड के अंदर ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ये अंदर जो ब्लड है ना ये बाहर निकलने लग जाएगा, इससे यूरिया जो है वो बाहर निकलने लग जाए, क्योंकि बाहर की तरफ जो फ्लूइड है उसके अंदर यूरिया की कमी है, उसके अंदर यूरिया की कमी है, इसलिए ये बाहर निकलने लग जाएगा, ऐसे बाहर निकलने लग जाएगा। जैसे ही ब्लड से यूरिया की कमी, यूरिया जो है वो बाहर निकल गया, तो इस ब्लड को वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या है, बार बार क्या कराना पड़ता है, बार बार ये जो है डायलिसिस जो है वो कराना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो इनका यूरिया जो है वो बाहर निकाला जा सके। तो ये भी एक तरीका है देखो इंसान को जिंदा रखने का। तो भैया ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, तो जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे जल्दबाजी मत किया करो यार। ऐसे मतलब क्या मैं देखो पहले मैं चैप्टर के साथ डालता था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो नोट्स को लेकर भाग जाते हैं और फिर वो लेक्चर रखते नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाया करो ना, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। जैसा भी आपको चैप्टर लगे, लेक्चर कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट वहाँ पर मिलते रहते हैं आपको, नीट से रिलेटेड सारे अपडेट वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, सारे दोस्तों आप शेयर करो ताकि मेरे एपिसोड सब्सक्राइब बढ़े। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।